वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पांचवा हमारा निबंध का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवता का भविष्य। एआई और मानवता का भविष्य, ये पांचवा मुद्दा है। और जैसा कि आपको बताया था कि शीर्षक का चयन जब आप करिए तो उसके बाद ड्राफ्ट अवश्य ही बना लीजिए। बिना ड्राफ्ट बनाए काम मत करिए, ठीक है। अगर आप ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं, एक प्रारूप नहीं तय करते हैं, योजना नहीं बनाते हैं, तो चीज़ें आपको ना तो समझ में ठीक से आएंगी और ना लिख पाएंगे। आप समझ में आ भी जाएं तो लिखने में आप सक्षम नहीं होंगे। लिखना है ना, और लिखने का जब प्रवाह बनेगा तो उसमें उस समय आपको नहीं याद रहता है कि क्या क्या चीज़ें हमें शामिल करनी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, नहीं शामिल करना है। तो उस क्रम में आप एक ड्राफ्ट बना लेंगे तो आपको वो बिंदु जो आपने उसमें तय किए हुए हैं रूपरेखा के अंदर, वो याद दिलाते रहेंगे कि अच्छा इस टॉपिक पर या इस पॉइंट में हमने पर्याप्त लिख लिया है, इसके बाद अब हमें टॉपिक चेंज करना है और हमें दूसरे बिंदु पर लिखना आरंभ करना है। तो इससे आप सारी चीज़ों को लिखेंगे और एक विविधतापूर्ण निबंध होगा, मतलब संपूर्ण होगा। तो आप लिख सकते हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास सदा से नए आविष्कारों, तकनीकी क्रांतियों से जुड़ा हुआ है। पत्थर युग से लेकर आज तक का समय, उसमें औद्योगिक क्रांति, फिर सूचना क्रांति, हर युग में मनुष्य के जीवन की दिशा परिवर्तित हुई है, दिशा में नया एक मोड़ आया है। तो आज हम जिस युग में खड़े हैं, निस्संदेह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग कहा जा सकता है। और एआई केवल तकनीकी उपकरण नहीं बल्कि भविष्य की वह शक्ति है जो न केवल हमारी जीवन शैली को बल्कि हमारे सोचने और निर्णय लेने के ढंग को भी गहराई से प्रभावित करेगी। प्रस्तावना को शुरू करने का एक तो ये तरीका है, और नहीं तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित किसी का कोई कथन उठाकर लिख लीजिए जिसमें कि भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई हो या फिर भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की गई हो। क्योंकि एआई के विषय में जितनी सकारात्मक बातें निकल कर आती हैं उतनी ही नेगेटिविटी भी निकल कर आती है, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। खतरे तो हैं। विज्ञान के हर आविष्कार के साथ आप देखेंगे खतरे जुड़े हुए हैं। अगर हम सावधानी के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं तो विज्ञान ऐसी तलवार है कि आपका काम निकालने के लिए दूसरे से आपकी रक्षा भी कर सकती है और आपको खुद नुकसान पहुंचा सकती है। तो एआई भी विज्ञान का ही एक आविष्कार है, विज्ञान की ही खोज कही जा सकती है। मनुष्य के द्वारा एक कृत्रिम मस्तिष्क का निर्माण किया गया है ना। तो इसका भी अगर हम सहजता से, सावधानी से इस्तेमाल नहीं करते हैं, सहज होकर सावधानी से इस्तेमाल नहीं करते हैं, परिणाम क्या होगा? यह हमारे मस्तिष्क पर न सिर्फ कंट्रोल पालेगा बल्कि भविष्य के लिए तमाम खतरे उत्पन्न कर देगा, जिसकी कुछ झलकियां अभी से दिखाई दे रही। तो उन संभावनाओं से, उन आशंकाओं से आप शुरू कर सकते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। आप चाहें तो किसी काल्पनिक घटना से शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो काल्पनिक घटना की क्या आवश्यकता है। आपको तमाम ऐसी उदाहरण में घटनाएं मिल जाएंगी जिनमें कि एआई ने अपने दुष्प्रभाव दिखाए हैं, है ना। तो उससे शुरू किया जा सकता है, वो भी एक तरीका हो सकता है। नकारात्मकता सकारात्मकता की तुलना में ज्यादा आकर्षक होती है। नेगेटिविटी को लोग ज्यादा पहले देखते हैं। जैसे समाज में बुरी बातें अगर आप देखेंगे तो जल्दी फैलेंगी। अगर कोई भी बुरी चीज है, नेगेटिव चीज है, तो उसको लोग जल्दी कैच करते हैं, जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो प्रसारित होती है। अच्छी बातों को लोग देखते हैं, भूल जाते हैं, उन पर उतना गौर नहीं करते, है ना। तो समाज में जो नेगेटिविटी है वो जल्दी फैलती है। वैसे ही आप देखेंगे कि प्रस्तावना है, उसमें भी अगर आप नकारात्मक बात से शुरू करते हैं, नकारात्मक का मतलब ये नहीं कि आप एकदम ही बिल्कुल नकारात्मक लिखेंगे, मतलब कुछ पक्ष ऐसे लिखते हैं जो कि संदेहास्पद हैं या आशंका से भरे हुए हैं, डर से भरे हुए हैं, तो परीक्षक की निगाह उधर जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग अच्छी अच्छी चीज़ों से शुरू करते हैं। जैसे अब ये देखिए आप, मानव सभ्यता का इतिहास सदा नए आविष्कारों, मतलब एक बढ़िया आविष्कार हमने करके दिया हुआ है एआई, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। भविष्य के लिए बढ़िया संभावनाएं इसमें दिखाई दे रही हैं, मतलब अच्छी चीज़ें। तो इसकी तुलना में वो ज़्यादा आकर्षक होगा। फिलहाल ये दोनों आपके पास विकल्प हैं, आप जैसे भी शुरू करना चाहें। तो आगे कहा गया कि एआई का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी क्षमता है। और क्षमता क्या है? तेजी, सटीकता और निरंतरता। सटीकता तो अभी नहीं है उतनी, लेकिन हाँ तेजी है, तेज तर्रार है, और भविष्य में और तेज होता जाएगा समय बीतने के साथ साथ। और निरंतरता, मशीनें थकती नहीं है। मशीन अगर थकती तो मनुष्य उनका इजाद नहीं करता। मनुष्य ने खुद के आराम के लिए, खुद की सहूलियत के लिए ही मशीनें खोजी हैं, मशीनें बनाई हैं, है ना। तो मशीनें न तो थकती हैं न भूलती हैं, और लगातार सीखने की क्षमता विकसित कर रही हैं।
तो चिकित्सा क्षेत्र में एआई जल्द बीमारियों का निदान मिनटों में कर सकता है। कृषि में मौसम और मिट्टी का डेटा पकड़कर उपज बढ़ाने में सहायता कर सकता है। मतलब हर क्षेत्र में उसके उपयोग समझाए जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति उपलब्ध करा सकता है। इस दृष्टि से एआई मानवता के लिए वरदान है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को उपलब्ध करा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर विद्यार्थी की डिमांड अलग अलग होती है, हर विद्यार्थी की क्षमता सीखने की अलग अलग होती है। सबका मस्तिष्क एक तरीके से काम नहीं करता है। अब इससे हम ये नहीं घोषित कर सकते कि फलाने विद्यार्थी जो है वो गधा है और एक जो है वो मेधावी है, घोड़ा है। बिल्कुल ये पहले का समय था कि घोषित कर दिया जाता था कि तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, कितना भी समझाओ पल्ले नहीं पड़ता। और एक विद्यार्थी जो होता था वो झट से, आप बताएं, झट से उसको सीख जाता था। इस टाइप के होते थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एआई पर्सनल ट्रीटमेंट उन्हें देगा, पर्सनली उनको हैंडल करेगा। हर विद्यार्थी को एक पर्सनल ट्यूटर, एक पर्सनल गाइड की तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो ये तो अच्छी चीज है ना। और इस तरह की बहुत सारी सकारात्मक चीजें हैं, क्योंकि यह उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है जो कि पारंपरिक तरीकों से या तो असंभव थी और नहीं तो कठिन थी। असंभव तो नहीं थी, मनुष्य ही एआई को भी बनाया है। एआई का निर्माता कौन है? हमारा खुद का मस्तिष्क है। तो असंभव तो नहीं है। जो मस्तिष्क इसको गढ़ सकता है, इस मशीन को और मशीनी दिमाग को गढ़ सकता है, तो वो खुद क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कठिन तो है ही, आसान नहीं है। और आसानी ढूंढने के लिए ही हमने एआई को खोजा है। लेकिन हर वरदान के साथ कुछ अब जो अभिशाप हैं वो जुड़े रहते हैं, मतलब वो साथ ही साथ होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सिक्का अगर आप ले आ रहे हैं तो उसमें दोनों पक्ष होंगे ना। एक पक्ष से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो एआई के संदर्भ में सबसे बड़ी चिंता यही है कि मानव श्रम की आवश्यकता को ये तेजी से कम कर रहा है। जो काम हजारों मनुष्य मिलकर करते थे, और उसमें भी हीला हवाली, मनुष्य है तो शरीर है भाई, उसका प्राकृतिक शरीर है, वो थकेगा, बीमार होगा, फिर किसी दिन काम करने की इच्छा नहीं होगी तो बहानेबाजी भी करेगा। ठीक है, मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रकृति है बहाना बनाना। रोज एक से काम से उबकर बहानेबाजी पर उतर आता है। तो काम में ढीलापन, देर, बहाना, छुट्टी, अवकाश, है ना, और बहुत तरह की समस्याएं, बीमारी, काम छोड़ देना, पगार बढ़ाने की धमकी देना नौकरियों में, ये सारे जो काम हैं ये चलते रहते हैं। तो मशीनें क्या करेंगी? मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी और वो ज़्यादा दक्षता से काम करेंगी। इससे क्या होगा? करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो लोग कल तक कहीं ना कहीं कार्यरत थे, उनके स्थान को एआई ग्रहण कर लेगा और वो ज़्यादा दक्षता से, ज़्यादा कुशलता से उस काम को करेगा, और मनुष्य उसकी जगह निकम्मा साबित हो जाएगा। वो बाहर चला जाएगा, मतलब उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो इससे केवल आर्थिक संकट नहीं होगा, बल्कि सामाजिक असमानताओं में भी वृद्धि होगी, निश्चित तौर पर होगी। इस परिस्थिति में मानवता का सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा कि क्या हम तकनीकी विकास को सभी के हित में बांट पाएंगे? अब इससे तो जो ये लक्षण दिखाया गया है, और ये लक्षण नहीं है, सत्य है भविष्य का, तो इससे तो यही दिखाई दे रहा है कि भविष्य में एक बड़ा वर्ग जो नौकरी में है, अभी तो अपने देश में यही बहुत बड़ा संकट है कि बेरोजगारी है। इतनी बेशुमार आबादी है और सबके पास रोजगार नहीं है, उचित योग्यता अनुसार काम नहीं है, रोजगार नहीं है, वो तो बड़ा संकट है। उसके अलावा एक और समस्या है कि योग्यता अनुरूप सबके पास काम नहीं। और अब एआई एक बड़ा, उससे भी महासंकट पैदा करेगा कि वो जिनके पास काम है उनको भी छीन लेगा। तब बेरोजगारों की भीड़ और बढ़ जाएगी। इससे परिणाम ये होगा कि एआई जिनके कंट्रोल में है, या एआई पर जो नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं, या जिनका तकनीकी ज्ञान बहुत उच्च स्तर का है, तो वो तो खपे रहेंगे। मतलब वो लोग उसमें शामिल होंगे जो कि एआई के निर्माता हैं या एआई पर कंट्रोल स्थापित किए हुए हैं। मतलब एआई के जो तमाम एजेंट घुसे हुए हैं ना वर्चुअल दुनिया में, तो उन पर जिनका कंट्रोल है वो, और प्लस बड़े बड़े जो अमीर हैं, अभिजात्य वर्ग हैं, अभिजात्य का मतलब पैसे वालों के मामले में। और दूसरी बात ये कि वो जो कि बहुत ज़्यादा उच्च तकनीकी ज्ञान रखते हैं और उनकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, मतलब बहुत हाई लेवल का जिनका तकनीकी ज्ञान है, तो उन्हें भी एक अवसर बना रहेगा हमेशा ही, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एआई में कहीं भी अगर त्रुटियां होती हैं तो उसे दुरुस्त करने के लिए, इन संसाधनों को ठीक तरीके से क्रियान्वित करने के लिए एक रख रखाव करने वाले या कुछ रख रखाव करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो जो अति मस्तिष्क हैं वो तो खप जाएंगे, लेकिन जो सामान्य कर्मचारी हैं, सामान्य काम करने वाले जो लोग हैं, जनता है, उसके साथ वही बर्ताव होने वाला है, छंटनी, बाहर कर दिया जाएगा।
बाहर कर दिया जाएगा कि अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो एआई का एक और गहरा पक्ष नैतिकता से जुड़ा हुआ है। मशीनें स्वयं सही और गलत का भेद नहीं कर सकती। ये तो एक पक्ष हमने देखा कि भाई बेरोजगारी उत्पन्न करेगा। दूसरा पक्ष ये है कि मशीनें स्वयं तो नहीं पता लगा सकती। मशीनों को भी बताता कौन है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है? ये बताने वाला अंततः मनुष्य ही है, ठीक है, और कोई नहीं है। उनके पास जो डेटा होता है, जो एल्गोरिथम होता है, उसी के आधार पे वो काम करती हैं। अगर डेटा पक्षपाती, और डेटा जुटेगा कहाँ से? इंटरनेट से जुटेगा, और कहाँ से जुटेगा? या फिर एक और तरीका है कि जब आप लोग सर्च करते हैं, एआई को कोई टास्क सौंपते हैं, कोई उससे कोई चीज़ करने के लिए कहते हैं या कुछ पूछते हैं, तो उससे भी वो जानकारियाँ इकट्ठी करता है। मतलब आपका पर्सनल डेटा हमेशा ही इकट्ठा किया जाता है, आप चाहें या ना चाहें, है ना? तो उन सब का प्रयोग एआई करेगा। और उसके बाद अगर वो डेटा पक्षपाती हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का नजरिया अलग है। इंटरनेट पे जितनी सामग्री है सभी विश्वसनीय तो है नहीं, है ना? आधे से अधिक सामग्रियों में कुछ न कुछ फालतू चीजें भरी हुई हैं, और फालतू नहीं बल्कि जहरीली चीजें हैं। तो वो सब एआई के अंदर फीड होता जाएगा, वो खाता जाएगा। उसको नहीं पता है क्या खराब है क्या अच्छा है। अब उस डेटा को खंगाल के वो तय करेगा कि क्या खराब है क्या अच्छा है। तो उसके हिसाब से अब जैसा इंटरनेट पर ज्ञान उपलब्ध है या जैसा लोग उसे फीड करा रहे हैं, उसी के हिसाब से वो तय कर पाएगा कि अच्छा ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, या इस बात को हम अच्छा कह सकते हैं, इस बात को बुरा कह सकते हैं। तो सही गलत पहचानने की क्षमता भी उसको गूगल बाबा टाइप के ही लोगों से प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई पुख्ता आधार नहीं है जानकारी का। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े पुस्तकालय के अंदर बैठा दिया गया है किसी को और वो एआई के अंदर डाटा को फीड कर रहा है, पुस्तकों को पढ़कर और बाकायदा सामग्रियों को छान कर, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब वो गंभीर डाटा हमेशा फीड किया जाए और वही एआई के पास उपलब्ध हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रणालियों के पास हो, ये कतई आवश्यक नहीं। हल्का, सस्ता और पक्षपाती डाटा भी हो सकता है और होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो एआई आधारित जो निगरानी तंत्र है, ये हर पल हमारे व्यवहार पर नजर रखे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कहाँ बचेगी। मतलब आप ऐसे समझ लें कि सामने जो व्यक्ति जा रहा है उसको आप देखें, मोबाइल में स्कैन करें उसका फेस, और उसके बाद फिर उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ जाए, फोन में आ जाए, तो अब आप समझें कि ये निजता का कितना बड़ा हनन है। कुछ समय में एआई ये भी करेगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मोबाइल से जैसे आप चीज़ों को स्कैन करते हैं ना और गूगल पे सर्च करते हैं या जहाँ भी सर्च करना चाहते हैं वहाँ सर्च करने के लिए उस पिक्चर को देते हैं, वैसे ही किसी का फेस स्कैन करिए, आराम से उसके बारे में पूरा डेटा जो है वो सामने आ जाएगा। तो इस तरह की भी चीज़ें और भी बहुत तरह की टेक्नोलॉजी जिसके बारे में अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी भविष्य में होती हुई दिखाई देंगी और इसमें निजता के अधिकार का हनन होगा। मतलब लोगों का व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये एआई के संकट हैं। एआई की संभावनाएं तो है ही हैं, लेकिन एआई के जो खतरे हैं या एआई से जो समस्याएं पैदा होंगी उनकी चर्चा है। इसके बावजूद यह मानना गलत होगा कि एआई मानवता को नष्ट कर देगा। कोई भी विज्ञान का आविष्कार मानवता को नष्ट नहीं करेगा, वो तो मानवता के सहयोग के लिए बनाया गया है। मानवता को नष्ट करने वाला खुद मनुष्य ही है। मनुष्य अपने ही इजाद किए हुई चीजों को सही तरह से अगर इस्तेमाल नहीं करेगा, उनको जिस सावधानी के साथ, जिस प्रिकॉशन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए वैसे अगर कदम नहीं उठाएगा तो परिणाम का भुक्तभोगी भी वो खुद होगा, वो खुद जानता है। तो प्रश्न यही है कि मानवता एआई के साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहती है। इतिहास बताता है कि हर नई टेक्नोलॉजी ने मनुष्य को या तो मजबूत बनाया है और नहीं तो गुलाम बना दिया है। तो अब यह निर्भर करता है उसके उपयोग पर। इसलिए आवश्यक है कि एआई का विकास केवल तकनीकी विशेषज्ञों या कंपनियों के हाथ में न रहे, बल्कि इसमें सिर्फ टेक्नीशियन अगर इसमें काम करेंगे तो सिर्फ मशीनी दिमाग जो कि किसी भी व्यवहारिकता और किसी भी संवेदना से परे है वही जन्म लेगा, और वही हो रहा है। लेकिन असल में होना ये चाहिए कि इसमें तकनीकी विशेषज्ञ तो रहेंगे ही, उनके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त दार्शनिक, समाजशास्त्री और नीति निर्माता तथा आम नागरिकों की भी भूमिका हो। तो आम नागरिकों की भूमिका तो अभी भी है। आम नागरिक जो हैं वो धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं एआई के इन एजेंटों का, तो उनसे जो प्राप्त होने वाली सूचनाएं हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे चैट जीपीटी पर आप कुछ करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप वहां से उससे अपना काम निकलवा लेते हैं, तो आप ही चालाक हैं। वो आपके डाटा को इकट्ठा कर रहा है, वो आपकी जो आपने उसे कमांड दिए हुए हैं, जो प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, उससे वो सीख रहा है। सीख कर वो उसको बाद में अप्लाई करेगा, और आप जब अगली बार उससे प्रश्न पूछेंगे तो वो आपके प्रश्न का आप ही के लहजे में, आप ही की इच्छा अनुसार या आप ही के तौर तरीकों से जवाब देने का प्रयास करेगा। और न सिर्फ उतना बल्कि उस चीज को याद रखेगा लंबे समय तक। ठीक है, तो ये आम नागरिकों की भूमिका वैसी नहीं।
आम नागरिकों की भूमिका उस क्षेत्र में कि वो बताएं कि सही है क्या और गलत क्या है। ठीक है, इस तरह की चीजें। मतलब दार्शनिक, समाजशास्त्री और नीति निर्माता, मतलब भावनात्मक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, मानवता का जो असली चेहरा है, वो एआई के साथ जुड़ना जरूरी है, जो कि वर्तमान में नहीं जुड़ा हुआ है। तो भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती मानव एआई सहयोग को संतुलित और रचनात्मक बनाना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और एआई को हमें प्रतिस्पर्धी नहीं, सहयोगी बनाना होगा। यदि मशीनें गणना और दोहराव वाले काम करें और मनुष्य अपनी सृजनशीलता और सहानुभूति तथा नैतिकता का प्रयोग करे, तो दोनों की साझेदारी से एक ऐसा समाज बन सकता है जिसमें कि विज्ञान, कला और जीवन की गुणवत्ता अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें भी जो दोष है वो मानव का ही है। मशीनों को क्या दोष दिया जाए? जो जीवित चीजें है ही नहीं है, जो इंसान के कमांड पे अभी काम कर रही हैं, उनको हम दोष देंगे? बनाने वाले का दोष होता है ना, बनी हुई चीज का या प्रोडक्ट का थोड़े ना दोष होता है। तो मशीनों का दोष नहीं है, मनुष्य का ही दोष है। वो अपनी सुविधा इतनी ज्यादा इस हद तक ढूंढने लगा है कि जो भावनात्मक पक्ष है उसके लिए भी वो इन्हीं चीजों पर आश्रित हो गया है। जहां उसे अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना था, जहां अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उसे निर्णय लेने थे, वो भी चीज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में सौंप दे रहा है। तो परिणाम क्या होगा? आपका जो मस्तिष्क है ना, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मनुष्य के पास और है ही क्या? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और जो ताकत है वो अगर हम बाकी पशुओं से तुलना करें, बाकी जीवों से तुलना करें, तो हम कितने कमजोर हैं। क्या हाथी के जितने हम ताकतवर हैं, घोड़े जितना हम तेज दौड़ सकते हैं, शेर जितने हम फुर्तीले हैं और खतरनाक हैं, हमारे पास पंजे हैं नुकीले, या फिर पानी में हम तेज रफ्तार में तैर सकते हैं मगरमच्छ से अगर मुकाबला हो जाए, या उल्लू की तरह हमारी तेज आंखें हैं सोच के देखिए, है ना। मतलब और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनका कि इंटेलिजेंस लेवल भी, हम अपना आईक्यू बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कितना उच्च है, लेकिन संवेदनशीलता बहुत सारे जानवरों की बहुत ज्यादा है। ये ठीक है कि इंसानी मस्तिष्क सक्षम है सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास हमारा दिमाग ही है। मनुष्य के पास सबसे बड़ा धन है उसका मस्तिष्क। यही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि हमें सबके ऊपर